गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अगस्त 27 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होता है, इसके लिए आर्टिकल कौन से होते हैं, इसका यूज क्या होता है और ये न्यूज में क्यों है। ठीक है, ये तीन चार चीजें हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं जीएस पेपर 2 से। फिर एक हमारे पास रहने वाला है नेट जीरो टारगेट। देखिए वैसे आपको पता ही है कि इंडिया का जो नेट जीरो टारगेट है वो 2070 है, लेकिन अगर इंडिया इसको अचीव कर लेता है तो उसका इंडिया को ओवरऑल क्या बेनिफिट मिलने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट ने ऐसा कुछ कहा है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लंपी स्किन डिसीज के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इंडिया के कई सारे स्टेट्स में ये फैल चुका है, बहुत सारे कैटल्स इसकी वजह से मर रहे हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। टीबी इंटरवेंशन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो गवर्नमेंट ने अभी कुछ यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है टीबी को इरेडिकेट करने के लिए, हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए, तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ चीजें इसमें नई हैं, कुछ चीजें इसमें रिपीटेड हैं, लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हो, पहली बार न्यूज़पेपर एनालिसिस सुन रहे हो हमारे यहाँ पे, तो आपके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है ये। लाइट टैंक जोरावर, तो ये प्रीलिम्स के लिए टॉपिक है, मेंस में इस तरह कुछ है नहीं। तो हमारा एक इंडिजिनस टैंक जो हम लोगों ने डेवलप किया है, जल्दी ही हमारी आर्मी के अंदर इसको हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा इंडिया की आर्मी और कौन कौन सी तरह के टैंक यूज करती है। हल्की सी इंफॉर्मेशन है प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। राइट टू प्राइवेसी ये आज का एडिटोरियल सेक्शन है, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। कुछ ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता था, मोस्टली चीजें आपको पता है। इट इज जस्ट के जो मेंस के पर्सपेक्टिव से हमें चीजें करनी होती हैं वो थोड़ी सब्जेक्टिव होती हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी फोकस किया जाता है रादर देन लॉट ऑफ द फैक्ट्स। ठीक है, तो थोड़ा उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख सकते हैं। देन वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल्स एज वेल। लेकिन आगे जाने से पहले तो एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि हम लोग 11th ऑफ सितंबर से एनसीईआरटी का अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की एनसीईआरटी आपकी यहाँ पे करवाई जाएंगी, बिल्कुल लाइन टू लाइन, पैराग्राफ टू पैराग्राफ, डिटेल में अच्छे से यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको ये करवाई जाती हैं। क्योंकि आपको पता है कि बेसिक्स क्लियर किए बिना आप आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हो, चाहे इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारी की सारी एनसीईआरटी आपके यहाँ पे करवाई जाएंगी। ठीक है, 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, 2 दिन आप रिवीजन कर सकते हो। और अगर आपका एडमिशन लेना है तो ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पे क्लिक करिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन कोई भी स्टूडेंट जो है वीडियो को बिना लाइक करे नहीं जाएगा, तो लाइक करें वीडियो को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं आज हो क्या रहा है। तो गुलाम नबी आजाद जो है भैया, इन्होंने कांग्रेस से फाइनली रेजिग्नेशन दे दिया है। काफी समय से नाराज चल रहे थे, पॉलिटिकल बात है, कोई ज्यादा हम लोग इसमें जाएंगे नहीं। तो एक G23 ग्रुप 23, तो इसमें बेसिकली है ना कांग्रेस के बड़े बड़े जो लीडर्स थे 23, तो उन्होंने कांग्रेस की प्रेजेंट जो लीडरशिप है उसके अगेंस्ट में कई बार वो लोग अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं, जिसमें से गुलाम नबी आजाद भी एक ऐसे ही बहुत बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, बहुत सालों से काम करते हैं। तो ये उसकी लीडरशिप से काफी समय से नाराज थे और फाइनली इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है इंडिया की, जिसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहते हैं कांग्रेस, उसके अंदर कितनी ज्यादा इशू चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये हमें एक लीडरशिप जो स्किल्स होते हैं उसके बारे में भी कुछ बात हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जीएस पेपर 3 में आपको इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एक लीडर कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। लीडर अपने उसके जो फॉलोअर्स होते हैं लीडर के, उनको इंस्पायर भी करता है और अपने फॉलोअर को बांध के भी चलता है, और उसकी जो आइडियोलॉजी होती है उसके ऊपर जो है वो टिके रहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि राहुल गांधी जी इज द डी फैक्टो लीडर ऑफ द कांग्रेस एज ऑफ नाउ, और वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं है, जो पुरानी लीडरशिप थी उसको इग्नोर किया जा रहा है, अपने दोस्तों को लेकर जो है वो डिसीजन लेते हैं। इवन गुलाम नबी आजाद जी ने तो लेटर लिखा, उसमें ये कहा कि इवन राहुल गांधी के जो पीयून है, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके जो ड्राइवर हैं, वो भी भैया राहुल गांधी के लिए डिसीजन लेते हैं। मतलब आई डोंट नो कितनी सच्चाई है, बट एनीवेज, तो थिंग इज के अपोजिशन बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन बहुत जरूरी है। तो राइट रोल ऑफ अपोजिशन के बारे में हम लोग पहले अच्छे से बात कर चुके हैं। अगर अपोजिशन नहीं होगा तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी पॉलिसी बना के लेके आएगी। तो अपोजिशन का ये पर्पस होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज का जो है उसके अंदर जो कमियां हैं वो दूर करें और जनता को एजुकेट भी करें, राइट। लेकिन अगर अपोजिशन ही वीक होगा तो पूरा डेमोक्रेसी ही वीक यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि डेमोक्रेसी में जब हम लोग बात करते हैं तो मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ पे है, तो अलग अलग पार्टीज होनी चाहिए ताकि एक दूसरे के ऊपर थोड़ा बहुत लिमिटेशन और चेक रख सकें। तो अपोजिशन बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए।
ये कल भी हम लोगों ने टॉपिक किया था, 3 जज बेंच टू रिव्यू सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन द पोल प्रॉमिस। तो देखिए आपको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि अपने ही डिसीजन को चेंज कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है, राइट। तो अगर उसको लगता है कि आपने कुछ पास्ट में कोई ऐसा डिसीजन दिया था जो अभी चेंज होने हो सकता है, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम कर सकता है। तो इसी तरह के एक डिसीजन जो है कुछ साल पहले लिया गया था और जो काफी फेमस भी रहा, इसे जो है हम लोग बालाजी जजमेंट के नाम से जानते हैं, बालाजी जजमेंट के नाम से जानते हैं। और बालाजी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था उस समय कि जो पोल प्रॉमिस किए जाते हैं, ठीक है, जो इलेक्शन से पहले नेताओं के द्वारा, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो जनता को प्रॉमिस किए जाते हैं, वो करप्शन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। कई बार बड़े नेता जो है ना वो फालतू के प्रॉमिस कर देते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता है, उसको आप कहीं भी फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि वो करप्ट प्रैक्टिस के अंदर नहीं आते हैं। देखिए हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसका जो सेक्शन 123 है वो बात करता है करप्शन की, कि आप इलेक्शन में करप्शन नहीं कर सकते। इवन आप जो है कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, जेंडर के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते। हेट स्पीच वगैरह की भी बात करता है। लेकिन पुरानी जजमेंट ने कहा था कि जो नेता लोग प्रॉमिस करते हैं वो करप्शन कैटेगरी में नहीं आता है, वो कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारे रमन्ना जी हैं, तो रमन्ना जी जो है वो थोड़े से इस मामले में टाइट हो गए हैं। तो इन्होंने कहा कि जो बालाजी जजमेंट दी गई थी पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो जो ये फालतू के प्रोमिस किए जाते हैं नेताओं के द्वारा, हम आपको साड़ियां देंगे, हम आपको बाइक देंगे, आपको लैपटॉप देंगे, आपको फलाना ढिमकाना ये सब देंगे, वो करप्शन की कैटेगरी में आ सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि फ्रीबीज वाला मुद्दा चल रहा है ना, तो उसके बारे में है ये। तो एक 3 जज की बेंच बनाई जाएगी, वो बेंच इसमें क्या डिसीजन लेती है वो देखा जाएगा। क्योंकि जजेस का ये मानना है कि जो फ्रीबीज वगैरह प्रोमिस किए जाते हैं इससे स्टेट की इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, टैक्स पेयर्स के ऊपर जो है बर्डन पड़ता है, और स्टेट जो है वो बैंकरप्ट भी हो सकते हैं फ्रीबीज के चक्कर में। और फ्रीबीज क्यों दिया जाता है? वोट के लिए दिया जाता है ना, आपको ज्यादा से ज्यादा वोट लेनी है। हालांकि इसको लेके अलग से डिबेट हो सकती है और काफी बार हम लोग इस चीज टॉपिक को कर भी चुके हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जस्टिस यू ललित जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होने वाले हैं, तो एक फंक्शन वगैरह में बात कर रहे थे, तो इन्होंने ये कहा कि भैया हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए हर जज चाहता है कि वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जुडिशरी की फंक्शन को इम्प्रूव करे, केसेस को जो बर्डन है उसको कम करे, हर कोई चाहता है। रमन्ना जी ने भी कोशिश किया और उन्होंने बहुत सारे जजेस को अपॉइंटमेंट भी किया, वो सारी चीजें हुई, रिकमेंडेशन वगैरह दिया। तो जस्टिस यू ललित जी ने ये कहा है अभी एक समारोह में कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाएगी जो कि साल भर काम करेगी। तो साल भर ये काम करेगी तो डेफिनेटली केस जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होता है ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए बेंच का मतलब ये होता है कि जैसे कोई कोर्ट होता है तो उस कोर्ट के अंदर 2 जज बैठते हैं, 3 जज बैठते हैं, तो इसे बेंच बोलते हैं। सिंगल बेंच भी हो सकती है, 2 जजेस की बेंच भी हो सकती है, 3 जजेस की बेंच भी हो सकती है। तो वो किसी पर्टिकुलर केस की सुनवाई करते हैं, ठीक है। यूजुअली क्या रहता है सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच होती है वो 2 या 3 जज की होती है। कोई भी केस होता है, कोई भी तो 2 या 3 जज उसमें बैठते हैं, इसे कहते हैं नॉर्मल बेंच। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि बहुत बड़ी बेंच होती है नॉर्मल बेंच के कंपैरिजन में। तो हमारा जो आर्टिकल, देखिए पहले तो आपको समझिए कि आर्टिकल 145(3) क्या कहता है। ये कहता है, देखिए जो नॉर्मल केस होते हैं उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की बात आती है, जहां पे कानून की बात आती है, उस केस में नॉर्मल जज फैसले नहीं ले सकते, 2 या 3 जज। उसके लिए आपको ज्यादा जज की बेंच बनानी पड़ेगी, 5 या 5 से ज्यादा। वो जज वहां पे बैठेंगे, सुनवाई करेंगे और वो फैसला करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पर्टिकुलर प्रोविजन है, इसका मतलब क्या है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर उसे क्या माना गया है? फंडामेंटल राइट। तो ये क्या हुआ? ये आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन हुई और ये किसने किया? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने किया। तो इस तरह के जो कानून के जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन होते हैं कानून के, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की बात आती है, तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा ही किया जाता है, जिसके अंदर 5 या 5 से ज्यादा जज होते हैं।
तो इंडिया में कोई भी लैंडमार्क अगर जजमेंट देखते हो, ठीक है, तो हमेशा 5 या 5 से ज्यादा जजेस के द्वारा की जाती है। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब। एक तो ये आपको ये पता होना चाहिए। तो ललित जी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो साल भर काम करेगी, जिसकी वजह से केस का लोड वो जो है यहाँ पे कम हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट भी आर्टिकल 143 का यूज कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मांग सकते हैं। आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट को अगर लगता है कोई ऐसा मुद्दा है जो फंडामेंटल राइट के बारे में होता है या किसी कानून के बारे में होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मांग सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता भी है वहां पे, ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देता है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए, आर्टिकल 143 जो है इट्स अ एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जहां पे प्रेसिडेंट कैन गिव पर्टिकुलर क्वेश्चन और पर्टिकुलर केस टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर उनको जो बहुत वो सलाह मांग सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के पक्ष को भी बहुत सारे काम करने होते हैं, तो अकेले तो एक्सपर्टीज नहीं होती है, तो कम से कम भैया सुप्रीम कोर्ट के जजेस से एक्सपर्टीज मांग लेते हैं आर्टिकल 143 के तहत। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और कई बार क्या होता है ना कि जैसे मान लो 2 जज की बेंच है, तो कोई केस हुआ, एक जज ने कुछ और फैसला सुनाया, दूसरे जज ने कुछ और फैसला सुनाया, तो उसके केस में भी हायर बेंच बनाई जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि सेम केस के ऊपर एक ही केस होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच कुछ और फैसला सुनाती है, दूसरी बेंच कुछ और फैसला सुनाती है, तो उस तरह के केस में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है। तो या तो 5 जज की होती हैं, 7 जज की होती हैं, 9 जजेस की होती हैं, 11 जज ऑड नंबर में होती हैं, ताकि जो है रेशो प्रॉपर मेंटेन हो सके और फैसला प्रॉपर हो सके। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आता है अचीविंग 2070 नेट जीरो टारगेट कुड बूस्ट इंडियाज जीडीपी। तो देयर इज अ रिपोर्ट व्हिच इज रिलीज्ड रिसेंटली, और ये रिपोर्ट को रिलीज किया गया है बाय कमीशन ऑन द गेटिंग एशिया इनटू द नेट जीरो। इनका ये कहना है कि इफ इंडिया अचीव्स नेट जीरो बाय 2070 इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर इंडियाज इकोनॉमी। इंडियाज इकोनॉमी इज गोइंग टू बूस्ट बाय 7.5% एंड अबव। अगर इंडिया इसको अचीव करता है तो 2036 तक इंडिया का जो टोटल जीडीपी है वो 371 बिलियन इंक्रीज हो जाएगा, अगर हम लोग अपने टारगेट को 2070 तक जो अचीव करना है उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। तो अगर नेट जीरो अगर इंडिया 2070 तक अचीव करता है तो 15 मिलियन जॉब्स, मतलब 1.5 करोड़ जॉब्स जो है इंडिया प्रोड्यूस कर सकता है बाय 2047। ये इन्होंने यहाँ पे कहा है, बट उसके लिए इंडिया को खूब सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। 2070 तक इंडिया को 10.1 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू अचीव नेट जीरो बाय 2070। और अगर इंडिया ऐसा करता है तो हमारी जीडीपी जो है 7.3 या इससे ज्यादा की ग्रोथ से जा सकती है। क्योंकि देखिए क्या होगा ना, 2070 में क्या क्या हो सकता है, आपकी इकोनॉमी कैसे इंप्रूव करेगी, सीधी सी बात है, हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है हम उससे शिफ्ट करेंगे क्लीन एनर्जी की तरफ। तो जब आप क्लीन एनर्जी की तरफ जाते हो तो नए नए एवेन्यूज क्रिएट होते हैं, नई नई इंडस्ट्री क्रिएट होती हैं, तो नए नए लोग वहां पे आपको जॉब मिलेगा। हालांकि पुराने जो जॉब लोग करते थे उनका जॉब लॉस होगा जरूर, लेकिन आप उनको स्किल प्रोवाइड करवा के नई इंडस्ट्री के अंदर डाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है, वो कहे भैया हमारा ट्रेड बैलेंस। अगर इंडिया नेट जीरो अचीव कर लेता है या फिर इस की तरफ कदम बढ़ाता है, तो हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं, है ना, क्रूड ऑयल वगैरह हम लोग गैस इंपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि इंडिया कितना, मतलब 200 बिलियन डॉलर के आसपास हम लोग हर साल इंपोर्ट करते हैं, तो ये पूरे का पूरा पैसा बच गया ना इंडिया का। अगर हम लोग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, क्लीन एनर्जी की तरफ जाएंगे तो एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी। दूसरी बात यह है कि जब इंडिया क्लीन एनर्जी की तरफ जाएगा, नेट जीरो की तरफ जाएंगे, तो इंडिया की एक अच्छी इमेज बनेगी दुनिया में, जिसकी वजह से दुनिया भर से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, नई इंडस्ट्री आएगी, जीडीपी ग्रोथ होगी और हमारी पर कैपिटा इनकम ग्रोथ होगा। तो ये इस रिपोर्ट के अंदर बेसिकली कहा गया है। आपको पता होना चाहिए कि नेट जीरो होता क्या है। देखिए, हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करते हैं, मान लो CO2 का एग्जांपल ले लेते हैं, CO2 को हम लोग रिलीज करते हैं और CO2 को हम लोग कैप्चर भी करते हैं। जैसे आपने पेड़ पौधे लगा दिए तो वो CO2 को कैप्चर ही तो करते हैं। तो हम लोग नेट जीरो का मतलब ये होता है कि जितना CO2 आप रिलीज करोगे उतना ही CO2 आप एब्जॉर्ब करोगे, तो नेट जीरो होता है। तो वी रीच नेट जीरो व्हेन द अमाउंट वी ऐड इज नो मोर देन द अमाउंट टेकन अवे। तो जितना अमाउंट आप ऐड करोगे ग्रीन हाउस गैसेस का, उतना ही आप उससे एटमॉस्फेयर से कैप्चर करोगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ नेट जीरो, ठीक है। तो हमारा टारगेट है 20
70। चलिए नेक्स्ट दोस्तों जो टॉपिक आता है वो आता है लंपी स्किन डिसीज। देखिए आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, एक रेड कलर का धब्बा सा पड़ गया है। शुरुआत में काफी छोटा होता है, फिर ये बढ़ता रहता है और बहुत सारे कैटल्स की इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। 2 से लेकर 3% तक जो है इसका इमोर्टेलिटी रेट होता है। तो मतलब 100 अगर कैटल्स को ये होता है तो 2 या 3 की उसमें से डेथ हो जाती है, विच इज क्वाइट हाई मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैटल्स हमारे पास हैं और कई सारे स्टेट्स में इंडिया में जो है ये डिसीज आ गया है, लंपी डिसीज। और ये अफ्रीका से आया था, 1929 में पहली बार इसको देखा गया था। इंडिया में तभी कुछ साल पहले ही आया है, तो अभी चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में कई सारे कंट्री में फैल गया है अनफॉर्चुनेटली। और बहुत सारी 90,000 के लगभग कैटल्स जो है इंडिया में ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। तो गुजरात में भी काफी पहले हालांकि ये सौराष्ट्र वाले रीजन में इसको डिटेक्ट किया गया था, लेकिन अभी गुजरात में भी ये काफी फैल गया है। तो अमूल, आपको कंपनी अच्छे से पता है ना, तो अमूल के जो है एजेंसी के डायरेक्टर हैं मिस्टर सोडी जी, तो इन्होंने कहा है कि लंपी डिसीज की वजह से ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तक 0.25% ही मिल्क प्रोडक्शन कम हुआ है, लेकिन लंपी डिसीज को रोकना बहुत जरूरी है। तो लंपी स्किन डिसीज के बारे में आपको बता दूं, एक वायरस से होता है, ठीक है, और इट्स ए वायरस ऑफ द कैप्रीपॉक्सी वायरस जीनस। तो ये फैमिली होती है, तो उसका ये पार्ट होता है इन द पोक्सवर्डे फैमिली। तो ये फैमिली है, ये जीनस है। कई बार प्रीलिम्स में इस तरह का सवाल पूछ लेता है, क्योंकि लंपी डिसीज न्यूज में था, तो आपसे ये जीनस भी पूछ सकता है, फैमिली भी पूछ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए ये होता क्या है। यूजुअली क्या होता है, अभी मानसून के सीजन में ज्यादा फैल जाता है, क्योंकि मानसून के सीजन में क्या रहता है ना, टेम्परेचर ज्यादा होता है थोड़ा सा, और मॉइस्चर बहुत सारा होता है, तो मॉस्किटोज वगैरह कुछ ज्यादा हो जाते हैं, जो कीड़े वगैरह जानवरों को लगते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, मक्खियां वगैरह हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से वायरस जो है एक कैटल से दूसरे कैटल में फैल सकता है। और क्या होता है मानसून के दौरान, जो अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है स्ट्रे कैटल्स की, जो कि सड़कों पे आपने देखा होगा, गांव में रहते होंगे, सिटीज में रहते होंगे, कितनी सारा गाय वगैरह कैटल्स घूमते रहते हैं, है ना, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है, तो उसकी वजह से मूवमेंट ज्यादा होती है, तो ये लंपी वायरस काफी ज्यादा फैल जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे शेल्टर्स की बहुत कमी है, तो स्ट्रे मतलब जो गाय वगैरह सिटीज वगैरह में ऐसे ही बेचारी घूमती रहती हैं, तो उनके लिए कोई ठिकाना तो होता नहीं है, शेल्टर्स वगैरह हमारे पास है नहीं, तो उसकी वजह से भी जो है बहुत सारी मर जाती हैं, उनको लंपी डिसीज हो जाता है, दूसरे कैटल्स में वो ट्रांसफर कर देती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको लंपी डिसीज के बारे में पता होना चाहिए, इससे ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है। कल आपको जो है 2 MCQs हम लोगों ने दिए थे, तो क्योंकि कल हम लोगों ने PMLA वाला टॉपिक भी किया था, और कल हम लोगों ने क्या किया था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला, है ना। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टॉपिक से हम लोगों ने क्वेश्चन आपको दिया था, तो इसका आंसर हो जाता है 1 and 2 ओनली। 3 नहीं है, द टर्म ऑफिस ऑफ ऑफिस इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, मैंने आपको कल बताया था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि आपका ऑप्शन 3 पूरी तरह से इनकरेक्ट है। तो इसके अंदर भी 3 दिया हुआ है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, इसके अंदर भी 3 ऑप्शन दिया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, इसके अंदर भी दिया हुआ है, ये भी इनकरेक्ट हो गया, बचा क्या, ओनली 1 and 2। तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो ये यूपीएससी में भी बहुत काम आता है एलिमिनेशन मेथड। अगर आप यू आर एबल टू एलिमिनेट वन ऑप्शन, through that one option you can reach to the right answer, है ना। this is the living example of that। 2019 में पूछा गया था, अगर आपको एक अगर आपने जिंदगी में अगर ये दोनों स्टेटमेंट नहीं सुनी है ना, पहली और दूसरी, तब भी आपको आंसर पता चल जाता है। अगर आपको ये तीसरी स्टेटमेंट पता है ना, और आप 100% श्योर हो, आप सही आंसर तक खुद ही पहुंच जाते। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो आपके दिमाग में, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपके लिए है, आप उसका कैसे यूज कर सकते हो, है ना। बहुत स्मार्ट वे में काम करना पड़ता है यूपीएससी में। तो ये थोड़ा सा आपको देख लीजिए, एक स्टेटमेंट से आपको सही आंसर मिल जाता है, आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। सब कुछ जानना नहीं जरूरी है जिंदगी में, कम जानोगे उससे भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन एफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। अगर थर्ड स्टेटमेंट में ही कंफ्यूजन है भैया, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशन, तो गवर्नर की क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपको सबको पता ही है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, सेंटर पिक्स 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर द टीबी इंटरवेंशन प्रोजेक्ट। देखिए, हम सरकार ने टारगेट रखा है कि 2025 तक हम लोग इंडिया को टीबी मुक्त कर देंगे, ठीक है, टीबी मुक्त कर देंगे। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया था, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया था और डोर टू डोर सर्वे किया था, और उस डोर टू डोर सर्वे में लोगों से पूछा था कि क्या उनको टीबी है, और बहुत सारे सैंपल्स भी वहां पे लिए गए थे। और मतलब ये मान लीजिए कि अराउंड 2.80 लाख
लोगों के सैंपल लिए थे, जिसमें से लगभग 10,000 के सैंपल जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। मतलब इंडिया में टीबी के केसेस काफी हैं। तो और ये जो पूरे का पूरा प्रोग्राम है ना, इसका नाम था आश्वासन। एक आश्वासन कैंपेन चलाया गया था, जिसके तहत ये सैंपल वगैरह और सर्वे वगैरह किया गया था। ठीक है, तो अब सरकार ने क्या किया है, 75 ऐसी डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया है जिसके अंदर सबसे ज्यादा टीबी के केसेस थे। ठीक है, ओडिशा, झारखंड, गुजरात, तेलंगाना, असम, छत्तीसगढ़, जहां पर सबसे ज्यादा केस है। अब सरकार यहाँ पे जो है वो टीबी के लिए काम करेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इस आर्टिकल में तो इतना ही दिया हुआ है। ये जो कंटेंट मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, ये सिर्फ आपकी सेल्फ स्टडी के लिए है, और ये हम लोगों ने किसी पुरानी क्लास में शायद किया था, तो वहां से मैंने ये कंटेंट को सिर्फ डाला है आपके लिए। अगर आप एनालिसिस को पहले से देखते हैं तो आपके पास ये कंटेंट पहले से होगा डेफिनेटली, और ये जो पीडीएफ है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, और क्योंकि फैक्चुअल से इन्फॉर्मेशन आप खुद से अच्छे से पढ़ सकते हो। तो बेसिकली टीबी जो है एक बैक्टीरिया के द्वारा पैदा होता है। आपको बताता चलूं, ये वायरस से नहीं होता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए। और सम ऑफ द माइक्रोबैक्टीरियम कोज द डिसीज ऑफ द टीबी एंड द लेप्रोसी वगैरह भी इससे हो सकता है, कि इसी सेम वायरस से लेप्रोसी भी हो सकता है। यूजुअली आपके लंग्स को अटैक करता है और दूसरे ऑर्गन्स को भी अटैक डेफिनेटली कर सकता है। और ये बहुत पुराना डिसीज है। एंशिएंट इजिप्ट के अंदर 3000 BC मतलब 5000 साल पहले तक भी टीबी के जो है केसेस देखने को मिलते हैं। और ट्रीटेबल है, ऐसी बात नहीं है, इलाज है इसका, क्यूरेबल भी है, आप इसको क्योर भी कर सकते हो। ठीक है, पर्सन टू पर्सन फैलता है हवा से, तो टीबी वाले पर्सन के पास आप ज्यादा जाते हो तो आपको हो सकता है, अगर वो कफ करता है, स्नीज वगैरह करता है, छींक वगैरह मारते हैं, तो उससे आपको ये डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग वैक्सीन की बात करें तो कई सारी कंपनीज इसके लिए वैक्सीन बनाई है। सबसे पहली जो वैक्सीन है ह्यूमंस के लिए ट्राई की गई थी वो 1991 में ट्राई की गई थी। फिर बाद में वो जो वैक्सीन है जिसे बीसीजी वैक्सीन कहते हैं, 1948 में सबसे पहले वो इंडिया में आई थी। तो हम लोगों ने अपना जब नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम चलाया 1962 में, तो काफी बड़े पैमाने पे हम लोगों ने इसको यूज किया था। ठीक है, उसके अलावा और भी हमारी सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हुए हैं, जैसे निक्षा इकोसिस्टम है, निक्षा पोषण योजना है, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन हमारे पास है, 2019 में ही लॉन्च किया था मोदी जी ने इसको। उसके अलावा सक्षम प्रोजेक्ट भी हमारे पास है, कई सारी चीजें हैं। और जो अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हो तो डोट यानी कि डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, तो ये डोट सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है टीबी के इलाज के लिए। ठीक है, हालांकि कुछ और ट्रीटमेंट भी हैं, बट या दिस इज समथिंग लाइक दैट। और इंडिया में जो है हर दिन एवरी डे 1400 लोगों की डेथ हो जाती है टीबी की वजह से, इसलिए इंडिया को कहा जाता है टीबी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए सरकार चाहती है कि इंडिया की जो इमेज है वो बदले, और 2025 तक हम लोग इंडिया को कम से कम टीबी के केसेस कुछ कम करें। अगर टीबी मुक्त बना सकते हैं तो भैया उससे बढ़िया तो कोई बात है ही नहीं। चलिए आगे थोड़ा सा टॉपिक है, आर्मी स्पीड्स अप द प्रोक्योरमेंट ऑफ द लाइट टैंक जोरावर। देखिए लाइट टैंक मतलब इसका वेट काफी कम है। ठीक है, तो एक टैंक है जोरावर जो कि इंडिया ने ही बनाया है, हमारे डीआरडीओ ने ही बनाया है, तो ये इंडिजेनस है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था हम लोगों ने, सॉरी जोरावर चलाया था, उससे हम लोगों ने इसको डेवलप किया है। लाइट वेट है, काफी एक्यूरेट है, और पावर भी काफी ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर कई सारी कैपेसिटी है, जैसे मिसाइल फायरिंग कैपेसिटी है, काउंटर ड्रोन ऑपरेटर्स है, अगर चाइना वगैरह से ड्रोन से अटैक होता है तो उसको डेफिनेटली ये न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। वार्निंग सिस्टम है, पावर टू वेट काफी कम है इसका, तो इसका मतलब ये है कि ये एयर पोर्टेबल है। इस टैंक को आप किसी हेलीकॉप्टर के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो, यही इसकी सबसे खास बात है। तो हमारा जो एलएसी वाला एरिया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि जो लद्दाख वाला जो चाइना का बॉर्डर है, वहां पे अगर हम इसको डिप्लॉय करते हैं, अब वहां पे देखिए जो टेरेन है वहां की काफी हार्श होती है, तो आप एक टैंक को वहां से दूसरे टैंक पे लेके जाना काफी मुश्किल होगा। तो इससे अच्छा ये रहता है कि हमारे पास जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से इसको अटैच करो और इसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके चले जाओ। तो इस क्योंकि चाइना से थ्रेट काफी बढ़ रहा है पिछले कुछ समय से, तो इसलिए आर्मी चाहती है कि जल्दी से जल्दी इसको डिप्लॉय किया जाए, खासकर ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए जोरावर के बारे में। जोरावर जो है जम्मू एंड कश्मीर के जो किंग जो राजा हुआ करते थे उनके सेनापति थे, तो काफी ज्यादा इनका नाम है वहां पे, तो उनके नाम पे ही बेसिकली इसका नाम पड़ा है। अभी इंडिया के अंदर कई सारे टैंक यूज होते हैं, जो सबसे ज्यादा मेन हमारा टैंक है वो ये है T90। तो T90M है बेसिकली। T90 जो टैंक था वो रशिया से हम लोगों ने लिया था और उसी की कॉपी पेस्ट करके हम लोगों ने अपना नया बनाया हुआ है T90M भीष्मा।
फिर एक डीआरडीओ का एक अर्जुन नाम का है, लाइन भी कहते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है, हिंदी में अर्जुन कहते हैं। तो ये हमारा मेन बैटल टैंक है। फिर उसके बाद एक हमारे पास कर्णा है, ठीक है, कर्ण अजय है, और फिर एक T-54 है। तो ये कुछ टैंक हैं जो हमारी आर्मी अभी यूज करती है। सबकी अलग अलग खासियत है, कुछ वेट में लाइट है, किसी की रेंज ज्यादा होती है ना, अलग अलग तरीके से होता है। कल हम लोगों ने एक सवाल आपसे पूछा था कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है सही में बिल्कुल बी, फॉरेन करेंसी एसेट्स, जैसे ट्रेजरी बिल वगैरह किसी को, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं यूएसए की, तो वो यहाँ के अंदर आता है। गोल्ड होल्डिंग्स, टोटल गोल्ड जितना होता है, और आरबीआई जो एसडीआर हमारे पास आईएमएफ के लिए होता है ना। तो ये तीन चीजें होती हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। जो हमारे एक हमारे पास रिजर्व ट्रांच होता है ना, आईएमएफ के पास ही, तो वो तो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर दिया नहीं हुआ। हाँ, जो लोन वगैरह हम लोग फॉरेन कंट्री से लेते हैं वो फॉरेन रिजर्व का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है, वो हमारी कैपिटल रिसीट्स होती हैं। चलिए, ये तो हम लोगों ने कल कर लिया था। आज का जो एडिटोरियल है दोस्तों, वो बात करता है पुट्टुस्वामी एंड द फेडिंग प्रोमिस ऑफ अ राइट। तो पुट्टुस्वामी जजमेंट के बारे में हम सबको पता है। आज से 5 साल पहले 24 अगस्त को जो है जजमेंट आया था, बड़ा जबरदस्त, 2017 के अंदर, जिसे कहा जाता है राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, अंडर आर्टिकल 21। बहुत ही जबरदस्त एक लैंडमार्क जजमेंट था ये। बट दिक्कत वही है ना, देखिए, एक तो आपको ये पता है कि हमारे यहाँ पे जो भी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। हालांकि कई ऐसे लोगों को लगता है कि एब्सोल्यूट हैं, लेकिन नहीं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हर फंडामेंटल राइट की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, हर फंडामेंटल राइट के ऊपर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे 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 फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज, लॉ एंड ऑर्डर, है ना, कुछ नेशनल सिक्योरिटी, उस केसेस में फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है सरकार के द्वारा। इसी तरह से हमारा जो पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 है, और इसके अंदर हम जब राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं तो ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब बात ये है कि राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन क्या इसको ग्राउंड के ऊपर इंप्लीमेंट किया गया? क्या एक्चुअली में हमारी गवर्नमेंट हमारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उतना काम कर रही है जितना उसको करना चाहिए? देखिए, जो फंडामेंटल राइट होते हैं ना दोस्तों, वो जस्टिफिएबल होते हैं, समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये होता है कि सरकार की ये ड्यूटी होती है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट को किसी भी कीमत पे प्रोटेक्ट करे, ये सरकार की ड्यूटी होती है, समझ रहे हो बात। तो जब फंडामेंटल राइट को जब प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया, तो क्या सरकार की ड्यूटी नहीं बनती इसको प्रोटेक्ट करना? ऑफ कोर्स बनती है, ये सरकार का काम है। लेकिन क्या ये काम ये सरकार कर रही है? उसी के बारे में बेसिकली सवाल, एक पूरा एडिटोरियल है। तो इनका कहना है कि बिल्कुल भी नहीं कर रही है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी डिक्लेयर किया था फंडामेंटल राइट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्चुअली इसको सपोर्ट नहीं किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आर्गुमेंट यही दिया गया था कि हमारी कंट्री में अभी फिलहाल राइट टू प्राइवेसी इज नॉट पॉसिबल एज अ फंडामेंटल राइट। उन्होंने ये कहा था कि आप इसको डीपीएस भी डिक्लेयर कर सकते हो, विच इज अ ड्यूटी, बट इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर मत करिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भैया कर दिया। तो बात ये है कि क्या ये प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बारे में एडिटोरियल है। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हमारा जो अभी एक चीज आप देखिए कि अभी सरकार ने जो है डेटा प्रोटेक्शन बिल को विड्रॉ कर दिया। हालांकि डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर काफी कमियां थी, लेकिन कम से कम कुछ अच्छे प्रोविजन तो थे प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब सरकार ने जो है उसको विड्रॉ कर दिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सेटबैक है कि राइट टू प्राइवेसी को हम लोग प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो ये। और बहुत सारे सिक्योरिटी ब्रीच होते हैं, हमेशा होते रहते हैं। जोमैटो, स्विगी, है ना, इतना आपका पर्सनल डेटा जो है पूरा रिलीज हो जाता है। डार्क वेब के ऊपर जो है मिलियंस और मिलियंस लोगों के आधार कार्ड नंबर अवेलेबल हैं, उनके फोन नंबर, अकाउंट नंबर, आप जाइए खरीद सकते हो। इंडिया में पर्सनल डेटा खरीदना बहुत इजी चीज है। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो आप आराम से खरीद सकते हो। तो भैया सिक्योरिटी ब्रीच हमारे यहाँ पे भयंकर तरीके से होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। आपने कभी रियलाइज किया होगा कि आपके पास किसी बैंक वाले का फोन आता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का फोन आता है, टेली मार्केटिंग के फोन आते हैं, कहां से आते हैं? आपके पास उनका नंबर गया कहां से? क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं ये आपका डेटा को कहीं ना कहीं से परचेज कर लेती हैं। अब चलिए मान लो जो लेजिटिमेट होते हैं बिजनेस, उनकी तो फिर भी कोई बात नहीं है। आपको मान लो किसी ने फोन कर दिया कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, लेकिन वही आपके मोबाइल फोन वगैरह, आपके आधार नंबर वगैरह क्रिमिनल्स के हाथ में भी लग जाते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है
किसी के पैसे कट गए, किसी को थ्रेट कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, है ना, वो किसी के बुलिंग शुरू हो जाती है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाता है, वो सब ज्यादा दिक्कत यहाँ पे हो जाती है, राइट। फिशिंग अटैक्स वगैरह मैंने आपको कल बताया था कि वो सब यहाँ फाइनेंशियल स्कैम्स भी बहुत भरपूर होते हैं हमारे यहाँ पे। तो पुट्टुस्वामी जजमेंट के अंदर जो दिया गया था एक प्रोटेक्शन, है ना, आपके डेटा को, आपकी प्राइवेसी को, उसका भैया ब्लेटेंट डिस्कार्ड किया जाता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनियां ही कर रही हैं, आपका डेटा को परचेज कर रही है, नहीं, सरकार भी आपके राइट टू प्राइवेसी को पूरी तरह से वायलेट करती है। सरकार भी आपकी प्राइवेसी को बिल्कुल भी, अपने सिटीजन की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट नहीं करती है। इसका एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ। जो वीपीएन सर्विस है, वीपीएन सर्विस में क्या होता है, वीपीएन सर्विस अपने यूजर्स को प्राइवेसी प्रोवाइड कराती है, ठीक है, जिसमें आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर, आपका रीजन, आपका पिन कोड वगैरह सब सीक्रेट होता है। तो क्या ये राइट टू प्राइवेसी के अंदर नहीं आता? लेकिन सरकार ने क्या कहा, वीपीएन सर्विसेज को बंद कर दिया। जो भी कंपनीज इंडिया में वीपीएन सर्विस देती थी उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो अपने यूजर से केवाईसी फॉर्म भरवाएं, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका भैया फोन नंबर वगैरह, वो सब उनको स्टोर करना है। और सरकार जब भी चाहे तो किसी पर्टिकुलर पर्सन का वो डेटा उस कंपनी से निकलवा सकती है इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो सरकार खुद आपकी प्राइवेसी को इन्फ्रिंजमेंट कर रही है। बाकी तो आप छोड़ दीजिए, अभी आपने देखे कर्नाटका केस देखा होगा जहां पे कई सारे आधार, लोगों के आधार कार्ड जो है सरकार के द्वारा ले लिए गए, है ना, यूएआईडी से, इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इन द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, राइट। तो सरकार खुद इन्फ्रिंजमेंट कर रही है। तो राइट टू प्राइवेसी का बिल्कुल भी रिस्पेक्ट हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। आपका कुछ आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन इस आर्टिकल का यही आर्गुमेंट है कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो कंक्लूजन में आप यही लिखोगे, अलग अलग चीजें आप लिख सकते हो कि जो पुट्टुस्वामी जजमेंट का जो टारगेट था, तो अनफॉर्चुनेटली उस टारगेट को हम लोगों ने अचीव नहीं किया, उसको हम लोगों ने मिस कर दिया। तो एक वे फॉरवर्ड में आप ऐसा ही लिख सकते हो। तो पहली बात तो कि इंडिया को काफी स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन बिल की रिक्वायरमेंट है, एक कानून हमारे यहाँ पे होना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो कि सिटीजन की प्राइवेसी को इन्फ्रिंजमेंट करता है। जितने भी स्टेक होल्डर्स यहाँ पे हैं, ठीक है, सभी स्टेक होल्डर को साथ मिलकर काम करना चाहिए, सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का वगैरह का रोल थोड़ा बहुत आप यहाँ पे डेफिनेटली लिख सकते हो। तो ये कुछ आप जो है यहाँ पे बात कर सकते हैं। कुछ अगर आपको मेंस के लिए क्वेश्चन यहाँ पे बनाना है तो डेफिनेटली आप जो का मन करे तो आप वो भी बना सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट राइट टू प्राइवेसी इज डिक्लेयर्ड a fundamental right by Supreme Court, but it is not practiced, it is neither practiced nor respected by state। कमेंट करना है आपने इस पे, ठीक है, कमेंट 150 वर्ड्स 10 मार्क्स, ठीक है। तो आपने उसके अंदर बस यही चीजें बतानी है जिस आर्टिकल के अंदर आपने बताई हैं। तो राइट टू प्राइवेसी इज डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट, बट इट इज नीदर प्रैक्टिस्ड नोर रिस्पेक्टेड बाय द स्टेट, ठीक है। कमेंट आपने इसके ऊपर करना है। उसके अलावा दोस्तों कुछ एडिशनल आर्टिकल हमारे पास हैं, ठीक है। एक अप्सपा वाला अलग से इन्होंने आज एडिटोरियल दिया हुआ है। अप्सपा के बारे में बहुत पहले हम लोग अच्छे से बात कर चुके हैं, है ना, जब नागालैंड के अंदर 13 सिटी सिविलियंस की डेथ हो गई थी तब हम लोगों ने काफी अच्छे से बात किया। तो आई होप कि आपको अप्सपा के बारे में इसकी डिटेल वगैरह अच्छे से पता होंगी। अगर आपको पता है तो ये एडिटोरियल भी आप थोड़ा पढ़ सकते हो। इस पूरे एडिटोरियल में आर्गुमेंट दिया गया है कि अप्सपा को रिमूव कर देना चाहिए। तो अप्सपा के बारे में कुछ कंटेंट मैंने आपके लिए यहाँ पे डाला है, और ये कंटेंट जो है वो इसका एडिटोरियल से कोई लेना देना नहीं है, ये कंटेंट बिल्कुल अलग डाला हुआ है। अप्सपा को कब इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, फिर हम लोगों ने 1958 में कानून बनाया था, नागालैंड के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था अप्सपा को, फिर जम्मू कश्मीर वगैरह के अंदर हम लोगों ने 1990s में इसको इंट्रोड्यूस किया। खूब सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए यहाँ पे डाल दी है। तो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकती है और उसके बाद वहां पे अप्सपा लागू हो जाता है। तो अप्सपा लागू करने की पावर दोनों के पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। जैसे अगर आप बात करें, जैसे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ के केस में यूजली क्या होता है,
जो डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन जैसे मणिपुर है, आसाम है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। तो बेसिकली दोनों के पास पावर होती है। तो अफसपा किसी एरिया में अगर हो जाता है तो वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो किसी भी आदमी को अरेस्ट कर सकती हैं, ठीक है, उसे घर पे जाके सर्च कर सकती हैं विदाउट एनी वारंट। लेकिन ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अफसपा के अंदर जब भी किसी आदमी को अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उसको वहां की लोकल पुलिस को सौंप देती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे हैं, आप उसको थोड़ा देख सकते हो, और सिक्योरिटी फोर्सेज को अच्छी खासी प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है। तो अगर आपको अफसपा के बारे में बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है और कंटेंट मैंने आपको दिया हुआ है ठीक ठाक सा, तो आप इस एडिटोरियल को भी थोड़ा अपने पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो कि अफसपा को क्यों रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें कुछ था नहीं, कुछ एडिशनल आर्टिकल हमारे पास हैं आज के, ठीक है। तो कर्नाटका में ओर माइनिंग को सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा उसको रिलैक्स कर दिया है, काफी समय से उसको बैन कर दिया गया था, तो थोड़ा आप इसको पढ़ सकते हो। स्वाइन फीवर के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो, पंजाब के कई सारे गांव में वो आ गया है। उसके अलावा जो है विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट जो कि उत्तराखंड के अंदर चल रहा था, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है कार्रवाई वगैरह कुछ हो सकती है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट का जो कमीशन है वहाँ पे सुप्रीम जो है चाइना ने श्रीलंका को सपोर्ट किया है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। बाकी और इसमें कुछ था नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।